हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, बिहार दरोगा का होता है, या अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जो शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं अन्य स्टेट में, या फिर BPSC के थ्रू जो भी शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत, ये लेक्चर वाइज ही आ रहा है, L1 मतलब सीरियल वाइज ही, तो इसको ठीक सीरियल वाइज ही देखा कीजिए, तभी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, मतलब पूरा लेक्चर वाइज 1 2 3 4 करके ऐसे बनाया जा रहा है वीडियो, सारा सीरियल वाइज ही है, तो उसको ठीक से देखिए ताकि आपका कंसोलिडेटेड ढंग से, मतलब ठीक ढंग से तैयारी हो सके। ठीक है, और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं रखते। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक की है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे मतलब कि ऋण नहीं लिया जा सकता है, भारत मतलब केंद्र सरकार के माध्यम से ही भारत सरकार की प्रतिभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो कृषि आयकर भारत का संविधान समनुदेशित करता है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान समनुदेशित करता है। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कौन सा कर है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर है उसको संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कौन सा कर? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। बी आंसर हो जाएगा। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रश्नगत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपात उपबंध से संबंधित इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से करेंगे ताकि इससे जो क्वेश्चन बने या रिपीट भी होते रहते हैं लगातार। चलिए देखते हैं।
आपात उपबंध से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो वो है अनुच्छेद 355 है। ठीक है, अनुच्छेद 355 से बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का दायित्व है। ठीक है, भारत सरकार का। अनुच्छेद 355 के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 का। और अनुच्छेद 355 में क्या है? तो संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, अनुच्छेद 355 में क्या है? तो संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो अनुच्छेद 356 में है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 360 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 360 में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 352 में क्या था कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। क्या खतरा है? तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का। ठीक है, आंतरिक अशांति नहीं और सांप्रदायिक संघर्ष नहीं। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का अगर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। क्या खतरा है? बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 1 और 3 हो जाएगा। आंसर डी होगा। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या उसका खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत क्या? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या उसका खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति पहले लिखा हुआ था, लेकिन इसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। उसके स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद लिखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर
राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो तीनों के आधार पे हो जाएगा, तो डी आंसर होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, कैसे, किस किस आधार पर, तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, और बाह्य आक्रमण के आधार पर, और युद्ध के आधार पर। तो डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखेंगे इसको, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 के आधार पर की जाती है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो वो है बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के स्थान पर तो अब सशस्त्र विद्रोह लाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, तो ये नहीं होगा, दूसरा आंतरिक अशांति नहीं होगा। बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट होने पर। ठीक है, तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, मतलब बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। तो 1, 3 और 4, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो बाह्य आक्रमण, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट के आधार पर। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, तथा अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखेंगे इसको, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो निम्न में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो वो है अनुच्छेद 359 के अनुसार स्थगित कर देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, 359 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य, मतलब 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः हो जाता है। ठीक है, यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपात घोषित होने पर, मतलब आपातकाल घोषित होता है, तो अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, लेकिन ये स्वयं ही स्थगित हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो है स्वतः ही स्थगित हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत आदेश जारी करके अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर देते हैं। ठीक है, स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर। और लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 जो स्थगित क्यों हो जाता है, कैसे,
तो अनुच्छेद 358 के तहत। ये आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 स्थगित हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और बाकी जो मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके स्थगित किया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित कौन सा नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है, ये आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर, ठीक है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है, क्या क्या होगा, ठीक है, सही इनमें से चुनना है। 4 कथन में से, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। तो अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, इसी के अनुसार 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, सही है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, तो ऐसा सही है। अगर मतलब कि इसके अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसके मतलब कि उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, सही है ये भी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, दूसरा सही है। और इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, ऐसा नहीं है, तीसरा गलत हो गया। और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है। चौथा भी सही हो गया, तो 1, 2 और 4 सही हो गया, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर होगा, 1, 2 और 4 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994 द्वारा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी उद्घोषणा की संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर, ठीक है। मतलब कि ऐसा वास्तविक में होना चाहिए कि
हाँ, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ना कि ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी वो करके और रिपोर्ट भेज दिया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नहीं, यथार्थ में होना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे वाकई में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तभी लगाया जा सकता है। और इसी आधार पर ये उच्चतम न्यायालय वहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन करती है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में कई बार होता है ना, दूसरे मतलब कि सेंटर में किसी और की सरकार है, राज्यों में किसी और विपक्षी दलों की सरकार है, तो सेंटर कई बार लगा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर के और ये कर सकती है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, और वहाँ पे फिर से सरकार की बहाली होती है। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंतर्गत होना आवश्यक है संसद का अनुमोदन। ठीक है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा अनुमोदन कितनी समय के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन होना चाहिए संकट काल का, अनुच्छेद 352 के अनुसार। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, इस आशय की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 माह की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। मतलब कि इसका अगर आपातकाल घोषित किया जाता है तो 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए दोनों सदन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। राष्ट्रीय आपात अगर घोषित किया जाता है तो 1 महीने के अंदर ही दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। ठीक है, 1 माह के अंदर ए आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। ठीक है, और 1 माह के अंदर इसको अनुमोदन भी मिलना चाहिए, तभी ये प्रवृत्त रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था ऐसा। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद 360 के अधीन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या होगा? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ये सही होगा, 2 माह के अंतर्गत इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, वित्तीय आपात का क्या बोल रहा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, पहला सही होगा। और दूसरा देखते हैं, यदि वित्तीय आपात
प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इसके अंतर्गत अगर वित्तीय आपात लागू होता है तो इनके अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं, ना कि नहीं आते हैं। ये नहीं आते हैं लिख दिया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो गया और पहला सही हो गया। तो सही कथन पूछ रहा है तो ए आंसर हो जाएगा केवल। इसमें देखिए फिर से देख लीजिए दूसरा वाला ऑप्शन, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, ये नहीं लिखा है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। मतलब कि ये वित्तीय आपात अगर घोषित किया जाता है तो 2 माह के अंतर्गत दोनों सदनों से इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे वित्तीय आपात का। इसलिए कथन पहला सही है। और वित्तीय आपात के दौरान भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी सही है। और तीसरा क्या है? तो राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, तो ये भी होना चाहिए। तो डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा सही, उपर्युक्त सभी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत कभी नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार की आपातकाल की सोच है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में, ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत तो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? तो आपातकाल के समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ दिए जाते हैं, डी आंसर हो जाएंगे। देखिए
एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, विकल्प डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लगाया जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन अधिकतम, डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय पहला क्या है, संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवृत्त हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम पेप्सू राज्य में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो पेप्सू राज्य में लागू किया गया था, सी आंसर होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लगाया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, बी आंसर हो जाएगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि, ठीक है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि के बारे में बोल रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, तो संसद द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, तो किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, तो किस राज्य में नहीं है, देखिए राज्यपाल शासन के अधिरोपण का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र
के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले जो स्पेशल स्थिति था जम्मू कश्मीर को 370 के तहत मिला हुआ था, तो वहाँ पे राज्यपाल शासन का प्रावधान किया जाता था। ठीक है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, निम्नलिखित में से कहाँ पे राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। तो उस समय जब 370 था, स्पेशल स्थिति जम्मू कश्मीर के बारे में थी 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग से प्रावधान मिला हुआ था। तो उसमें राज्यपाल शासन का, जब राष्ट्रपति शासन लगता था तो राज्यपाल शासन का वो प्रावधान था, लेकिन यहाँ पे नहीं था। मणिपुर में, मेघालय और मिजोरम में राज्यपाल शासन का अधिरोपण का वो नहीं था। यहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन बोला जाता था ना, और यहाँ पे राज्यपाल शासन का वो किया जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जम्मू कश्मीर की भी 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया है, और पुनर्गठन करके इसको यूटी बना दिया गया है, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, संघ राज क्षेत्र बना दिया गया है, और 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास अपना कोई विधानसभा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ पे भी उस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में भी, जहाँ पे भी अगर कोई दोस्त लोग तैयारी कर रहे हो तो उनको शेयर कर दीजिए कम से कम एक ग्रुप में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो डालूं और भी सब्जेक्ट का, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। और दोस्तों, लेक्चर वाइज ही आ रहा है, सारा सीरियल वाइज ही आ रहा है, ताकि आपकी तैयारी, ये प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल होंगे वीडियो, हर और भी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, और प्लेटी भी लगभग अब इंड ही होगा, हो सकता है 5-6 वीडियो और आए, तो उसके बाद इंड होगा। और भी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आएंगे, और आपकी तैयारी बेहतर हो सके इसके लिए आप ठीक से लेक्चर वाइज करते चलें। ठीक है, सीरियल वाइज ही सारे सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।